नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं संरचना टाइम्स। तुम्हें भी हम सताने पर उतर आए तो क्या होगा? तुम्हें भी हम सताने पर उतर आए तो क्या होगा? तुम्हारा दिल भी हम दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा? तुम हमें बदनाम कर रहे हो, तुम हमें बदनाम कर रहे हो। अगर हम सच बोलने पर आ गए तो तुम्हारा क्या होगा? ये आज के परिप्रेक्ष्य में है। जो माहौल इस समय देश में चल रहा है उस पर आज हम बात करेंगे कि कौन नेता क्या कर रहा है, कौन विदेश में क्या जाकर क्या बोल रहा है और उसका यहाँ क्या इंपैक्ट हो रहा है, और यहाँ जो नेता है, बड़बोले नेता है, वो किस तरह से किसका अपमान कर रहे हैं। आज बात होगी राहुल गांधी के बारे में, आज बात होगी निशिकांत दुबे के बारे में, आज बात होगी उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद और कई जगह बीजेपी के बिगड़े हुए नेताओं के बारे में, या यूं कहे छुट भैये नेताओं के बारे में। पहली बात की शुरुआत मैं करता हूं जो आज 2-3 दिन से इस हिंदुस्तान में हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो है निशिकांत दुबे। पहले आप निशिकांत दुबे का ये पूरा भाषण सुनिए। आपने पूरा भाषण नहीं सुना होगा, पूरा भाषण सुनिए। ट्वीट को लेकर के बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बन रही हैं। आपने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में 2 ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्ण आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्ण आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है
1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो निशिकांत दुबे बोल रहा है कि आप न्यायालयों में जो कॉलेजियम सिस्टम है वो खराब है, उसमें स्वर्ण है सारे। मैं निशिकांत दुबे जी से बात करना चाहता हूं कि जब बीजेपी एक एक्ट लेकर आ रही थी 2015 में, जब सरकार बनी उसके तुरंत बाद ये एक्ट लेकर आ रहे थे, उस समय ये सरकारी दखल चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट में, तो उसको उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने कैंसिल कर दिया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। अब ये भाई भतीजा का आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे और कह रहे हैं कि अगर सरकार अपॉइंटमेंट करती तो ये इस तरह से नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकार अगर अपॉइंटमेंट करती तो ये चुनाव आयोग बन जाता। आपको पता है कि जब कोई आदमी नौकरी, निशिकांत दुबे ने ही बोला है, अभी आपने सुना है कि जब कोई आदमी नौकरी देता है तो नौकरी देने वाली अथॉरिटी से कोई सवाल कैसे कर सकता है। तो वही बात है निशिकांत दुबे जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति सरकार करती तो मालिक से कैसे सवाल किया जा सकता था। आज सवाल आपसे ही हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग का आपने हाल देख लिया है, चुनाव आयोग के बारे में किस तरह से बोले हैं, उंगलियां उठती हैं अब कि ये सरकार के उसमें पिट्ठू बने, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री, एक उनका मंत्री और एक विपक्ष का नेता होता है। 3 लोगों में 2-1 का बहुमत और अपॉइंटमेंट हो जाता है, इसीलिए अपने मालिक के सामने नहीं बोल सकता वो, तो जो क्योंकि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके सामने कैसे बोल जाएगा। ये बात बिल्कुल निशिकांत दुबे जी की बिल्कुल बहुत बढ़िया है, परंतु निशिकांत दुबे जी आप ये भूल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। 2 वकीलों ने लिखकर सॉलिसिटर जनरल को दे दिया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी परमिशन के लिए सॉलिसिटर जनरल को लिख दिया गया है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल से पूरी उम्मीद है कि वो लिख कर नहीं देंगे आपके खिलाफ केस करने के लिए, परंतु पहल हो चुकी है। वहीं आप चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहे कि चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट का जिक्र आप क्यों नहीं कर रहे। जब राहुल गांधी बोलते हैं अमेरिका में जाकर कि हमारे साथ बेईमानी हुई है, इंडिया में बोला, वहां भी बोला, क्या बोले एक बार सुनते हैं। तो संविधान की बात करते हैं और फिर संवैधानिक संस्थाओं को अपमान करते हैं, ये शहजाद पूनावाला की तरफ से बयान दिया गया। राहुल गांधी ने क्या कहा वो बयान भी आपको सुना देते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया, जिस पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से तूफान मचा हुआ है भारत में, वो बयान आपको सुनाते हैं। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place at the class. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system.
We've said it, we've said it publicly, I've said it multiple times. राहुल गांधी जो हिसाब यहां बता रहे थे कि 65 लाख वोट 2 घंटे में पड़ गए, वही हिसाब अमेरिका में बता रहे हैं। क्या यहां जो बातें कही गई थी वो अमेरिका में नहीं देखी गई होंगी? क्या अमेरिका में बैठकर अपमान हो रहा है देश का? इस पर एक वरिष्ठ पत्रकार है विजय विद्रोही, उन्होंने एक चैनल पर क्या बोला है, एक बार सुनते हैं। देखिए, कुल मिलाकर ये न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब बाहर जाते हैं तो विपक्ष की आलोचना करते हैं, कांग्रेस की आलोचना करते हैं, खुद को बहुत बड़ा सदाचारी और विपक्ष को बहुत बड़ा दुराचारी बताने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना करता है कि आप भारत को बदनाम करते हैं। अब ये ट्रेंड देखा गया है राहुल गांधी में भी कि राहुल गांधी भी विदेश में जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार और दूसरे जो सरोकार हैं, दूसरे जो पहलू हैं, उनको लेकर वो आलोचना करते हैं। और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी राहुल गांधी को थोड़ा आगे बढ़कर देशद्रोही तक करार देती है कि आप भारत को नाहक बदनाम करते हैं। लेकिन जो मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी, वो मुद्दे पहली बार नहीं उठाए हैं। आपने सही कहा कि वो पहले भी, आपको ध्यान होगा कि संजय राउत और सुप्रिया सूले के साथ एक मिलीजुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे। फिर चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी दिया था, लेकिन ये लोग चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उसके बाद चुनाव आयोग और कोई जवाब देना नहीं चाहता। ये लोग कह रहे हैं कि हमें सूचियां प्रोवाइड की जाए, सारी सूची दी जाए कि किस किस ने वोट डाला, कहाँ कहाँ किस किस बूथ पे वोट डाला। सरकार, चुनाव आयोग अभी वो सूची देने से कतरा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ मामला उलझा हुआ है। और अब राहुल गांधी चूंकि फिर विदेश में है, फिर नए सिरे से आरोप लगा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष को या बीजेपी को राहुल गांधी को घेरने का फिर नए सिरे से मौका मिल गया है। संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाएं, इससे बढ़कर तो क्या मजाक होगा। क्या शहजाद पूनावाला, निशिकांत दुबे से लेकर और दिनेश शर्मा से लेकर और फिर BL संतोष से लेकर इन तमाम लोगों के तो ताजा जो बयान आए हैं, ताजा जो सुप्रीम कोर्ट पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं, क्या वो उनको भूल गए हैं? लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विदेश जाकर कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अपने देश को बदनाम करे, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ तथ्य तो हैं, कुछ जो चीजें उठा रहे हैं उनमें सत्यता कितनी है, इसका पैमाना क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी, अब मैं निशिकांत दुबे जी से पूछना चाहता हूं, निशिकांत दुबे जी, आपको किसने अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने का? आप मुझे ये बता दीजिए। आप एक सांसद है 4 बार के, आप एक वरिष्ठ सांसद है, आपके अंदर इतनी तमीज होनी चाहिए कि आप क्या बवाल मचवाना चाहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट यहां गृहयुद्ध कराना चाहता है? गृहयुद्ध आप लोग कराना चाहते हैं, और उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। कारण यह है कि आपने अपने बच्चे बाहर भेज रखे हैं। निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, उसके अलावा बीजेपी के और कई नेता, और अजय आलोक के लड़के ने तो अमेरिका की नागरिकता ले ली है। उसी तरह से इसका निशिकांत दुबे का लड़का अमेरिका में पढ़ता था और वही नौकरी कर रहा है। आप अपने बच्चों को तो वहां पढ़ाएंगे, और ये आप देखिए फोटो में, ये यहां आतंकवाद फैलाएंगे। आतंकवाद की खबर की शुरुआत करता हूं मैं। अहमदाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें चर्च में घुस गए। उन्हें खबर मिली कि यहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो एक बार ये वीडियो देखिए। फोन कर હિન્દુ છે હવે સાઈડમાં આવી જાઓ. આ બે તો હિન્દુ લાગે છે, કોઈ નહીં હિન્દુ છે, જોવાથી ખબર પડે. સાડી વાળી जितने हिंदू है सब साइड में आ जाओ. सिंदूर तिलक के माथे उठवानी प्रथा हिंदू में છે, બીજા કોઈ ક્રિશ્चियन में नहीं. वहां कुछ नहीं हो रहा था, सब लोग अपनी प्रार्थना के लिए आए थे।
इस पर अहमदाबाद पुलिस ने सफाई दी है और कहा है यहां कुछ इस तरह से बातें नहीं हो रही थी। दूसरी घटना मेरठ की है। ये मेरठ में एक पुलिस वाले की देखो किस तरह से टोपी को ये लोग उछाल रहे हैं। क्या ये उस पार्टी का चरित्र है जो भाई को भाई से लड़ाना चाह रही है? अब ये लोग पुलिस के ऊपर ही इस तरह से बदतमीजियां करने लग गए। तीसरी घटना है कासगंज की। कासगंज में एक नेता है अखिलेश प्रताप सिंह, उसके ऊपर गैंगरेप का आरोप लगा पिछले दिनों, और आरोप है कि इसके साथियों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसकी वीडियो बनाई। और ये ऐसा नेता है कि जो अपनी ठसक के साथ रह रहा था और नए नए कारनामे ये कासगंज में दिखा रहा था, परंतु पुलिस इससे डरती थी क्योंकि इसके विधायकों से और कई बड़े बीजेपी के नेताओं से संबंध थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इस तरह के अराजक तत्व किसी पार्टी में घुस जाएंगे और ये लोग इस तरह का काम करेंगे तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? आम जनता जाए तो कहां जाए? एक बंबई में आपने देखा पिछले दिनों जैन समाज के मंदिर को तोड़ दिया, जहां लाखों की संख्या में जैनी लोग सड़कों पर उतर आए। मंदिर जैन का हो, हिंदू का हो, मस्जिद मुसलमान की हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ने के लिए नहीं है। वो किसी भी प्रकार से इसको बात को सहन नहीं किया जा सकता कि आप 90 साल पुराने जैन मंदिर को तोड़ दें। अब आप एक बात और मुझे ये बताइए कि निशिकांत दुबे, उपराष्ट्रपति और दिनेश शर्मा ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है, एकमात्र ऐसा संस्था है जो इस सरकार के चंगुल से बाहर है, यानी मुट्ठी से बाहर है। वो संस्था इनके खिलाफ बात कर रहा है और वो संस्था सच्चाई की बात कर रहा है। इस पर ये लोग इस तरह से बदतमीजी के साथ पेश आ रहे हैं। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो अपने बच्चों को दंगा भड़काने के लिए भेजते हैं। शुभेंदु अधिकारी वहां पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं कि सबको हथियार ले लेना चाहिए, सबको लाइसेंस मिल जाना चाहिए ताकि आत्मरक्षा हो सके। आत्मरक्षा साहब किससे कराना चाहते हैं आप? कौन है वो जो तुम्हें मार रहा है? तुम लोग खुद जनता में जहर घोलने का काम कर रहे हो। तुम लोग चाहते हो कि रोज इस तरह के उन्माद हो और तुम्हारी वोट बैंक की राजनीति हो। मैं आखिरी में आप लोगों से सवाल करता हूं, आपने अभी निशिकांत दुबे और उसके परिवार की फोटो देखी और नीचे आपने देखा किस तरह से जो नौजवान है वो लाल गेरुए कपड़े पहनकर और हाथों में हथियार लेकर कभी चर्च में जा रहे हैं, कभी मस्जिद के सामने जाकर गाने गा रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं। ये कहां तक उचित है? क्या अपने बच्चों को आप इस तरह से एक गुंडा बनाना चाहते हैं, आतंकवादी बनाना चाहते हैं, अपराधी बनाना चाहते हैं? और इन नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ेंगे, वही नौकरी करेंगे। अजय आलोक, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं के बच्चे, ये सब बीजेपी के नेता हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं और ये नेता आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। निशिकांत दुबे का बयान किसी भी रूप में सहन करने लायक नहीं है। राहुल गांधी का बयान भी विदेश में जाकर सहन करने के लायक नहीं है, परंतु वही बयान वो यहां दे चुके हैं, इसलिए उस पर लीपापोती की जा सकती है। परंतु निशिकांत दुबे ने हमारे एक स्वायत्त संस्था को ललकारा है और उसे कहीं ना कहीं डराने का प्रयास किया है। ऐसे आदमी के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होना आवश्यक है, क्योंकि जब दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है, किसी प्रकार की लड़ाई होती है, तो सब ये कहते हैं मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। और जब कोर्ट ही सरकार के दबाव में आ जाएगी तो किसको क्या न्याय मिल पाएगा? सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।